हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। जैसे कि हमने कल FRS के बारे में पढ़ा था, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। हमने वेजाइना का और फोनिक्स के बारे में पढ़ लिया था और फंक्शन भी पढ़ लिए थे वेजाइना के हमने यहाँ तक। आज हम यूट्रस के बारे में बात करेंगे और यूट्रस के बारे में आज पढ़ेंगे कितनी इसकी पार्ट्स होते हैं और लेयर्स पढ़ेंगे, इसकी पोजीशन पढ़ेंगे और लेंथ वगैरह। तो आपको मैं यूट्रस के बारे में बताता हूँ। पहले हम यूट्रस के जानेंगे कि यूट्रस के कितने नाम हैं। यूट्रस को 3 नाम से जाना जाता है। ऑल्सो नो एज वॉम, और इसी को वोम भी कहते हैं। दूसरा नाम मेट्रा, और एक लास्ट नाम स्टेरियो। अब हम यूट्रस की शेप के बारे में जानेंगे। यूट्रस की शेप किस प्रकार की होती है। यूट्रस एक, आपको मैं इसको डायग्राम की तरह समझाता हूँ। पहले यूट्रस का जैसे ये है वेजाइना, ये बना लिया हमने यूट्रस का ऊपरी भाग। अब जो यूट्रस की शेप होती है एक गोल आकार की होती है, गुम्बट जैसे आपने मंदिरों वो मस्जिद वगैरह में देखा होगा, गुम्बट होते हैं, उसकी तरह डोम शेप्ड का होता है। शेप लिख लेते हैं पहले। यूट्रस का एक डोम शेप्ड ऑर्गन है और इसको होलो मस्कुलर भी कहते हैं क्योंकि खोखला होता है अंदर से ये। और इसको हम पीर शेप भी कहते हैं और पायरी शेप भी कहते हैं इसको। पेपर में किसी भी प्रकार से पूछेगा तो आपको इन सभी शेपों के नाम याद होने चाहिए। ये 3 शेप होती हैं इसकी यूट्रस की, इनको तीनों का नाम आपको याद होना चाहिए। अब हम कुछ बात करेंगे टर्मिनोलॉजी की जो यूट्रस से रिलेटेड है। आप इनको पॉइंट वाइज बना के लिख सकते हो, जैसे कि विजुलाइजेशन ऑफ यूट्रस किसे कहते हैं। जहाँ भी दोस्तों जैसे स्कोपिक वर्ड आ जाए लास्ट में, वहाँ पे मतलब विजुलाइजेशन की बात हो रही है, इसको देखने की, कि हम किसी चीज़ को किस स्कोप या किसी चीज़ से देखते हैं तो उसको स्कोप ही लग जाता है लास्ट में। तो जैसे यूट्रस के बारे में, तो यूट्रस का नाम से ही इसके आगे स्कोपी लगा देते हैं तो ये स्टीरियोस्कोपी कहलाती है। फिर बात करेंगे इन्फ्लामेशन ऑफ यूट्रस को क्या कहते हैं। इन्फ्लामेशन ऑफ यूट्रस मेट्राइटिस कहलाता है। आपको मैं एक मेट्राइटिस से एक रिलेटेड वर्ड होता है उसके बारे में ही बताऊंगा, आप कंफ्यूज मत होना इस चीज़ में। रिमूवल ऑफ यूट्रस क्या कहलाता है। जहाँ भी रिमूवल होता है वहाँ पे टोमी वर्ड यूज़ होता है, जैसे स्टेरेक्टोमी। हाँ, अब इसकी बात करेंगे जो मेट्राइटिस होता है, जैसे कि हम एक इन्फ्लामेशन ऑफ एक मेस्टाइटिस और होता है, तो वो होता है इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेस्ट। और जो इन्फ्लामेशन ऑफ यूट्रस होता है
वो मेट्राइटिस कहलाता है। तो हम दोनों को, इन दोनों में कंफ्यूजन मत होना, इनको आपको याद रखना होगा। इसको आगे ब्रेस्ट लिख लेना ध्यान रखने के लिए। अब हम यूट्रस के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि यूट्रस के कितने पार्ट्स हैं। यूट्रस के वैसे आप 3 पार्ट्स जानते होंगे, पर यूट्रस के 4 पार्ट होते हैं। पहले मैं आपको उनके नाम लिख देता हूँ, फिर बाद में डायग्राम बना के बताऊँगा कि किस जगह पे कौन सा पार्ट होता है। फंडस, ये सबसे अपर मोस्ट पार्ट होता है यूट्रस का। अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द यूट्रस लिख सकते हो आप इसको। और जो इसका साइज़ होता है वो इसका 1.5 होता है। वन 1.5 सेंटीमीटर इसका साइज़ है। ऐसे ही इस बॉडी की बात करेंगे, तो इसमें एक बॉडी होती है, इसका साइज़ 3.5 सेंटीमीटर होता है। ये फंडस के नीचे होता है, बॉडी होती है जो फंडस के नीचे होती है। फिर आता है इस्थिमस। ये यूट्रस का सबसे छोटा भाग होता है। छोटा पार्ट होता है सबसे। इसका साइज़ होता है 0.5 सेंटीमीटर। और जो फंडस और बॉडी होता है, इसको मिला के जो फंडस और बॉडी है इसको मिला के कॉर्पस कहते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हो आप, बॉडी और फंडस को लाकर कॉर्पस कहते हैं। अब मैं आपको इसका एक डायग्राम बना के दिखाऊंगा। हाँ, एक पार्ट और रह गया, सर्विक्स। ये होता है 2.5 सेंटीमीटर साइज़ के अंदर। अब इसका डायग्राम बताऊंगा आपको मैं कि कौन सा पार्ट किस जगह पे होता है। जैसे कि हमने ये यूट्रस का डायग्राम बनाया है। यूट्रस वैसे दिखने में इस तरीके का नहीं होता है। मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में कि यूट्रस का साइज़ कैसा होता है, शेप मतलब शेप कैसी होती है। अब जो ये नीला पार्ट होता है ऊपर का होता है, इसको मैं डॉट डॉट करके बता देता हूँ। इसको फंडस कहते हैं। ये डॉम शेप का होता है। इसका साइज़ मैंने आपको बताया था 1.5 सेंटीमीटर होता है। और ये बीच में होता है, इसको हम बॉडी कहते हैं। ये लार्जेस्ट पार्ट होता है यूट्रस का। इसका साइज़ 3.5 सेंटीमीटर होता है। फिर बाद में हम बात करेंगे इस्थिमस की। अब जो इस्थिमस का साइज़ होता है वो 0.5 सेंटीमीटर होता है। और इस्थिमस किस जगह पे होता है? इस्थिमस होता है सर्विक्स और बॉडी के बीच में, और ये किनारों पे भी होता है। छोटा होता है बहुत, ज़्यादा बड़ा नहीं होता।
स्मॉलेस्ट पार्ट कहते हैं इसको यूट्रस का। इसका साइज 0.5 सेंटीमीटर होता है। फिर आता है सर्विक्स। इसको मैं हरे रंग से दर्शा देता हूँ। ये सर्विक्स है। इसको नेक ऑफ यूट्रस भी कहते हैं। ये निचली तरफ पे होता है विजाइना के ऊपर। इसका 2.5 सेंटीमीटर होता है साइज। और मैंने आपको बताया था जैसे कि बॉडी और फंडस को, जो फंडस और बॉडी का भाग होता है, इन दोनों को मिला के कार्पस बन जाता है। जो कार्पस और फंडस की जो लेंथ वो होती है वो 5 सेंटीमीटर होती है। ये है फंडस, ये है बॉडी, इसको मिला के 5 सेंटीमीटर बनता है। अब आप नॉर्मल लेंथ की बात करेंगे कि यूट्रस की नॉर्मल लेंथ कितनी होती है। इसको आप पॉइंट बना के लिख लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियसली आए हुए क्वेश्चंस हैं ये सारे। नॉर्मली ये 7 to 8 सेंटीमीटर होता है। और प्रेग्नेंट लेडी की बात करें तो प्रेग्नेंट लेडी में ये इसका साइज इंक्रीज़ हो जाता है। ये 35 से 40 सेंटीमीटर हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे प्रेग्नेंट लेडी होती है, उसके पेट में बच्चा होता है, फिर तो उसका साइज़ बढ़ जाता है। और इसको हम लेंथ और विड्थ होते एल और WT की बात करें, इसकी लेंथ और विड्थ और थिकनेस की, तो इसकी लेंथ 7.5 होती है और थिकनेस की बात करें तो 2.5 सेंटीमीटर। ये सब सेंटीमीटर में है। इसको याद करने का एक आसान तरीका है कि जैसे कि यहाँ पे हम 0 लगा लें, तो इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि जैसे ये 25 हो गया, फिर 50 हो गया, फिर 75, 25 से ऐड करके ये देखो, इससे आप याद कर सकते हो। इसको आप कभी नहीं भूलोगे। 25, 50, 75 तीनों आप ही करके याद कर सकते हो। इसका आसान तरीका है याद करने का। और जो प्रेग्नेंट वुमेन में जो इसकी लेंथ होती है वो इंक्रीज रहती है। प्रेग्नेंट वुमेन में ये 40 हो जाती है लेंथ, और 10 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है, और 8 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस हो जाती है। और प्रेग्नेंट वुमेन की जो वेट होता है और जो नॉर्मल वेट होता है उसको मैं आपको बताता हूँ। जो नॉर्मल वेट होता है वो 60 ग्राम होता है। और जो अपनी प्रेग्नेंट लेडी होती है उसमें ये वेट सीधा 900 to 1000 तक पहुंच जाता है। अब ये बात करी हमने कुछ इसकी लेंथ, पोजीशन, उसके वेट और उनके जो विड्थ वगैरह थी उसकी बात करी थी। अब हम बात करेंगे पोजीशन ऑफ यूट्रस। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। आपको ये चीज़ तो याद रखनी ही चाहिए, बाकी चीज़ बेशक याद नहीं भी रहेगी तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि पोजीशन ऑफ यूट्रस। पोजीशन ऑफ यूट्रस में आप दो तरीके से इसको पहले आप लाइन खींच के बना लेना, जिससे कि आपको आसानी होगी। जो नॉर्मल पोजीशन होती है यूट्रस की उसके बारे में बात करेंगे। इसमें दो भाग होते हैं। एक होता है एंटीवर्जन, एक होता है एंटीफ्लेक्शन। जो एंगल बनता है
जो एंगल बनता है बिटवीन वजाइना एंड सर्विक्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जो सर्विक्स और वजाइना के बीच में एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। और एंटी फ्लेक्शन में जो एंगल बनेगा वो बनेगा बॉडी और फंडस के उसके यूट्रस और सर्विक्स के बीच में। ये बनता है 120 का। अब मैं आपको समझाता हूँ एक आसान डायग्राम में कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जैसा कि हम अब एक रफली डायग्राम बना लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यूट्रस की शेप इस तरीके से नहीं होती है। अब आपको मैं रियल शेप में समझाता हूँ कि जिससे आपको आसानी तरीके से समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये यूट्रस की रियल शेप नहीं होती है, मैं एक रफली डायग्राम बनाते हैं इसको खाली समझने के लिए। तो मैं आपको एक यूट्रस की शेप बताता हूँ कि रियल में यूट्रस की शेप किस तरीके से होती है, किस तरीके से दिखता है। यूट्रस की शेप होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, ये। अब ये होती है वजाइना, इसको आप लिख लेना, ये वजाइना होगी। और ये होता है सर्विक्स, ये होता है बॉडी, और ये होता है अपना फंडस। अब जैसे कि आप देख रहे हो कि जो इसमें एंगल बन रहा है सर्विक्स और वजाइना के बीच में वो 90 डिग्री का बन रहा है, ये रहा वो एंगल। और जो बॉडी और सर्विक्स के बीच में बन रहा है वो 120 का बन रहा है। इसे हम एंटी वर्जन कहते हैं। और इसे हम एंटी फ्लेक्शन कहते हैं। और यहाँ पर हमारी फ्लोपियन ट्यूब होती है इस जगह पे दोनों तरफ, इसको लिख लेना आप। ये होता है जो पोजीशन होती है यूट्रस की, इसमें जो एंगल बनते हैं इस तरीके से होता है। आपको अच्छा लगा होगा कि मैंने डायग्राम बताया, ये आसानी से समझ आ गया होगा जिस तरीके। ये इसकी रियल शेप नहीं होती, इसको हम सिर्फ अपने रफली यूज़ में समझने के लिए करते हैं। जो यूट्रस की शेप होती है रियल, वो इस तरीके से होती है। अब हम बात करेंगे पेरिटोनियम स्किन फोल्ड के बारे में। अब मैं आपको एक डायग्राम बना के समझाता हूँ कि पेरिटोनियम स्किन फोल्ड में क्या होता है। जैसे कि एक ये महिला है, वो स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ी है। अब जो पहले मैं आपका डायग्राम बना लेता हूँ। जैसे कि ये वाला पार्ट होता है आगे की तरफ, जो आगे का हिस्सा है उसे ब्लैडर कहते हैं। आप इसको मान लेना आगे की तरफ ब्लैडर है, आगे की तरफ। और जो बीच में होगा, मैं आपको एक समझाने का तरीका बता रहा हूँ, जो आगे आएगा फर्स्ट पहले वो ब्लैडर होगा। और जो बीच में आता है वो यूट्रस होता है। और जो इसके यूट्रस के पीछे की तरफ होगा उसको रेक्टम कहते हैं। मैं अलग अलग आपको एक शेप में करके बताता हूँ। ये यूट्रस हो गया। अब जैसे कि ये यूट्रस है, ये हो गया ब्लैडर, ये यूट्रस हो गया, ये हो गया अपना रेक्टम।
अब इन तीनों के क्या होता है, एक मेम्ब्रेन होती है साइड साइड में इस तरीके से। ये इनकी मेम्ब्रेन है। अब इन तीनों के बीच में ये मेम्ब्रेन पाई जाती है, और इस मेम्ब्रेन के बीच में ये दो थैली दिख रही हैं आपको, जैसे कि इसी को पेरिटोनियम स्किल फोल्ड कहते हैं। और जो ये पहली थैली होती है, इसका नाम होता है अपना, इसका नाम लिख लेते हैं अपने, पहले यहाँ डायग्राम नोट कर लेते हैं, 1 और 2। इसका नाम होता है रेक्टो यूट्राइन पाउच। और इसको कहते हैं वेसिको यूट्राइन पाउच। जो रेक्टो यूट्राइन पाउच है, इसका अनदर नेम भी होता है पोच ऑफ डोंगल्स। और पोच ऑफ डोंगल्स को अपने अनदर नेम से और जानते हैं कैल डे सैक भी कहते हैं इसको। ये इनके 3 नाम होते हैं, कैल डे सैक और रेक्टो यूट्राइन पाउच और पोच ऑफ डोंगल्स। अब मैं आपको आगे बताना चाहता हूँ कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। इसमें आप लिखो पहले एस्पिरेशन of fluid from cul-de-sac is known as synthesis. इसको डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। इसको लिख सकते हो आप, जैसे इट इज़ द डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। फॉर रप्चर इक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब मैं आपको एक यूट्रस का डायग्राम बना के बताता हूँ, इसमें आपको आसानी से समझ आएगा। जैसे ये यूट्रस का एक डायग्राम है। यहाँ पर ब्लैडर है, यहाँ पे रेक्टम है। ये अपना रेक्टम हो गया, ये अपना यूट्रस हो गया। जैसे कि हमने पीछे बताया था कि ये इसके आगे पीछे मेम्ब्रेन होती है यहाँ पर। इसका नाम हमने बताया था वेसिको यूट्राइन पाउच। और इसका नाम हमने दिया था रेक्टो यूट्राइन पाउच। उसको अंदर एक फ्लूइड होता है, इसे कैल्डे सैक कहते हैं। इस डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा, आपने एक इक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। इसके अंदर क्या होता है, वो जिसके अंदर जो फेटस होता है, बच्चा होता है, वो फ्लोपियन ट्यूब में आके इम्प्लांट हो जाता है। और जो नॉर्मली बच्चा होता है वो एंडोमेट्रियम लेयर पे इस तरह यूट्रस के यहाँ पे इम्प्लांट होता है ज़्यादातर।
ये किसी किसी प्रेगनेंसी में देखा जाता है, इक्टोपिक प्रेगनेंसी, कि जो फेटस होता है वो फ्लोपियन ट्यूब में आके इम्प्लांट हो जाता है। इसको आप लिख सकते हो कि फेटस का फ्लोपियन ट्यूब में इम्प्लांट होना इक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाता है। यहाँ लिख सकते हो फेटस का फ्लोपियन ट्यूब में इम्प्लांट होना एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाता है या कहते हैं। अब इसके अंदर क्या करते हैं, जो फेटस होता है कभी कभार क्या होता है, ये रैप्चर हो जाता है। तो यहाँ क्या है, ये रैप्चर होने पे जो ब्लड होता है इसका, ये क्या होता है, इन लेयर्स में आके डिफ्यूजन जितनी मैकेनिज्म है उसके द्वारा यहाँ पे आके मिल जाता है। तो हमें जो बच्चा होता है उसके जो पता लगाने के लिए हम देखते हैं कि वो सही है कि नहीं सही है, तो हम उसमें एक कैंडिसिस करते हैं, कैल्डिसेंटिसिस करते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, सिरिंज होती है, सिरिंज से हम इस फ्लूइड को एस्पिरेट करते हैं, फिर हम इसमें चेक करते हैं। यदि इसके अंदर ब्लड नहीं आया